मालदीव के बाद अब इंडिया को सॉरी बोला है ताइवान ने। हुआ कुछ ऐसा है कि 29 फेब को ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है हासू मिंगसन, उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं। जब आप पूरे इस खित्ते को देखते हैं, पूरे इस एरिया को देखते हैं, आपको भारत नजर आता है उभरती हुई एक महाशक्ति, और ये दोस्तों हजम नहीं होता। बात को लेके इंडिया ने ताइवान को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है और कहा कि वो सॉरी बोले, और ताइवान को इतना फोर्स किया गया है कि ताइवान की फॉरेन मिनिस्टर और इसके साथ साथ जो हासू मिंगसन हैं उन्होंने माफी मांगी है और कहा कि हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो कोलकाता में जाते हैं तो वहाँ पे 1500 करोड़ 1550 करोड़ डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं। तमिलनाडु जाते हैं उधर दे देते हैं। कश्मीर में उन्होंने जम्मू में 32,000 करोड़ की हमारा इलेक्शन की जो प्रणाली है, हमारे इलेक्शन का प्रोसेस है, वो दुनिया फॉलो करना चाहती है। यूरोप की उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे यहाँ वोटर हैं। यूरोप की उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना आज हिंदुस्तानियों का पेट खराब होगा, सवेरे जुकाम होगा हिंदुस्तानियों को। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटू वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज करेगा तो वो भुगत के जाएगा। पाकिस्तान की बेईमानी, रिश्वत और लालच के आगे जो है घबरा कर घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा जी हमें हमारा पैसा नहीं चाहिए, खुदारा हमारी जान बख्शे, हम पाकिस्तान से जिंदा भागना चाहते हैं। अरब भी पाकिस्तान से बहुत परेशान है। इनके पास एक बार गलती से चोरी का मांगे तांगे का एटम बम आ गया और ये बन गए आलम इस्लाम के लीडर। इनका फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा। दोस्तों यहाँ पर अहम और सीखने की चीज़ ये है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब ये वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे। अगर आप कुछ गलत स्टेटमेंट इंडिया के बारे में पास करते हैं तो आपको सॉरी बोलना होगा। ये केस हमने ताइवान के मामले में भी देखा, ये केस हमने कनाडा के मामले में भी देखा और मालदीव के मामले में भी। क्या है कि हमारा मतलब कि मकसद ये नहीं था किसी को मतलब कि दिलदारी करना, हमने रंग या नस्ल पे बात नहीं थी करनी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही था। बाद में अगर उन्होंने बात को चेंज कर लिया है तो वो तो सिर्फ कवर अप करने के लिए ना, कवर अप करने के लिए। लेकिन ये है कि अब देखें ना, ये चीज़ इंडिया में बड़ी अच्छी पाई जाती है। अब सारे टुगेदर हो गए हैं और बाइकाट कर रहे हैं, जैसे मालदीव का आपने बताया कि लोगों ने पहले भी किया, तो इसका ताइवान को नस्लों तक नुकसान होगा। जिस तरह इंडिया ने अपने आप को ग्रो कर लिया ऑलरेडी, तो नस्लों तक नुकसान होता बिल्कुल होगा, बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि इंडिया इस टाइम आपने देखा होगा कि कोई भी हो, चाहे वो रूस है चाहे वो चाइना है, जो भी है इस टाइम सारे मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लोग हाथ में ला रहे हैं। जैसे सऊदी अरब देख लें, एक इस्लामी मुल्क है, वो भी अब इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जो अबाया पहना जाता था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। मतलब कि काफ़ी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं। यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकोनॉमी देख ले उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है। यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा उनमें। सर, अगर रेसिज्म की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली 1971 भी रेसिज्म की वजह से हुआ था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो और यहाँ के जो क़यादत थी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी वाले कहते ओह काले हम पे हुकूमत करेंगे, कालों की इतनी जुर्रत, और यहाँ तक कि ऐसे भी किताबों में कोट किया गया कि हम तो कालों की नस्लें बदल देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ जो आज ताइवान ने की, इससे पाकिस्तान को भी माजी में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है? बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान पहुँचा है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ कह देते हैं ये काले वो काले, ये हमारा क्या करेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे। मसला ये है कि अब देखें, अब हम इस मार्केट में, इसी तरह एक और मार्केट है वहाँ पे मतलब कि बंगाली लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा कारोबार करें। यहाँ से वो गुजरते थे ना तो लोग कहते थे यार ये कारोबार करने हैं यहाँ पे, तो आज वो मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं जो यहाँ पे बंगाली लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब कि उनको ताइवान को चाहिए था। अब तो फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम माजरत करें, ताज़ियत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कर दिया उसका नुकसान तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे ताइवान ने स्किन कलर के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किए और आज ताइवान को जी इंडिया और पूरी दुनिया से माफ़ी मांगना पड़ी है,
तो सर आप इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में क्या कहेंगे कि जब जब किसी ने भी इंडिया के जिसे बोलते हैं कल्चर, इंडिया के ज़ुबान, इंडिया के स्किन कलर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, इंडिया ने उसको इतना मजबूर कर दिया, इतना प्रेशर उसके ऊपर आया कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी और उस लेबर मिनिस्टर ने भी, हाशुम मिंगशन ने भी आके माफ़ी मांगे कि इंडिया हमें माफ़ कर दो, हमारा मकसद ये नहीं था। देखें, जब भी इंडिया के ऊपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव काम करने की कोशिश की, तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफ़ी मांगी है या फिर उल्टे पाँव चल के वो वापस चला गया है। ठीक है, क्योंकि देखें, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो नियर टू सुपर पावर है। ठीक है, तो देखें, एक कंट्री में जब बिल गेट्स और बड़े बड़े दुनिया की हस्तियाँ आएंगी और जब वो इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे तो हर किसी को उससे मतलब है और कभी भी जो है कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता नेगेटिव। जो इन्होंने की है तो वो उन्होंने भुगती भी है और वो उसकी सज़ा भी पा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को एक तरह का उन्होंने लेसन भी दिया कि भाई इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करे तो बेहतर है। किसी ने पॉजिटिविटी फैलानी है तो मोस्ट वेलकम, पीस के साथ आना है तो मोस्ट वेलकम। तो ये ही उन्हीं का जो है वो एक पैगाम है पूरी दुनिया को, जो कि उन्होंने साबित किया। मालदीव वालों ने भी जो किया वो उन्होंने वो देखें, इंडिया यकजा हो गया। इंडिया की आवाम बड़ी मैं अप्रिशिएट करूँगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी में कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इम्प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। और इस चीज़ से यही साबित होता है कि भाई इंडिया इस टाइम जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने वाला है। वो वाली बात होगी ना बेटा, पंगा नोट चंगे वाली बात होगी। अच्छा, ये भी चीज़ है कि जहाँ पर इज़्ज़त और पैसे की बात आ जाए तो हमने इंडिया को हमेशा इज़्ज़त को चुनता देखा है। जैसे मालदीव में बाइकआउट किया, कनाडा में उनके स्टूडेंट्स ने वीज़ास कैंसिल करके वापस आ गए। मालदीव आज भी क्राइसिस में है। कनाडा की भी पॉलिटिक्स आपको पता है डामाडोल कर रही है। ताइवान भी आज माफ़ी मांगने पर जी मजबूर हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो नस्लें हैं उनको कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है कि जिसमें वो रंग, नस्ल, जात पात, इंडिया की 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का कल्चर अलग, लिबास अलग, ज़ुबान अलग, खाने अलग, लेकिन इंडियन सब एक हैं। देखिए, इस चीज़ का क्रेडिट मैं मोदी साहब को दूंगा। यूनाइटेड नेशंस में जो ह्यूमन राइट्स हैं, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वोल्कर टर्क, इसने इंडिया के, भारत के इलेक्टोरल, जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर इसने सवालिया निशान उठाए। इसने कभी हमारी चुनावी प्रक्रिया देखी नहीं है, इसको यह नहीं पता है कि भारत में चुनाव होते कैसे हैं, लेकिन एक चिढ़ होती है ना, एक जलन होती है, जिसके बाद आप लॉजिक को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं क्योंकि आपके अंदर वो हेट्रेड बन जाती है। यही इसके साथ प्रॉब्लम है। देखिए, ये कहते हैं कि साहब यहां पे सिविक स्पेस कम हो रहा है, यानी कि समाज के लिए जो स्पेस है, जो जगह है वो कम हो रही है। इसने बोला यहां पे हेट स्पीच हो रही है और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज हो रही हैं, पर्टिकुलरली मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, किस मंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ कमेंट दिया, आप ये बात बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई मंत्री होगा, और अगर किसी ने अगर करा भी है, अगर रूलिंग पार्टी का करा भी है, तो ऐसे आप कई लोग देखेंगे उस बार उसको टिकट ही नहीं मिले। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेट स्पीच करी है किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, उसको इस बार टिकट ही नहीं दिया। तो ऐसी बात नहीं है, एक एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है विद इन द सिस्टम, राइट। हमारी डेमोक्रेसी में कमियां हैं, लेकिन यार ट्रंप तो खुलेआम बोलता है कि मैं मुसलमानों को नहीं आने दूंगा यूएस में, तब तो इस आदमी का मुंह नहीं खुला। ट्रंप तो खुल के बोलता है। ट्रंप पोलैंड बोलता है खुल के। पोलैंड क्या बोलता है? पोलैंड ये बोलता है कि हम एक मुस्लिम रेफ्यूजी को नहीं लेंगे। उनका फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, टेलीविजन पे बोलता है कि हम एक बंदे को नहीं लेंगे पोलैंड के अंदर, एक मुस्लिम रेफ्यूजी को। फिर ये बोलता है कि साहब आप देखो पोलैंड में एक टेरर इंसिडेंट नहीं हुआ। कहता हमने 2 मिलियन यूक्रेनियंस को लिया है, हम यूक्रेनियन को ले लेंगे, हम मुस्लिम्स को नहीं लेंगे। क्यों? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या इस्लामोफोबिया नहीं है? भारत में तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पोलैंड वाला गोरा है, वेस्टर्न कंट्री है, वो कुछ भी कह सकता है। ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होकर कहता है मैं मुसलमानों को आने नहीं दूंगा यहां पर, राइट। ऋषि सुनक ने क्या बोला अभी? ऋषि सुनक ने बोला कि इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 3 जगह से मौलवी मुल्ले मौलाना बैन।
मैं आने नहीं दूंगा, नहीं आने दूंगा मैं। जब फिलिस्तीनी रो रहे हैं और बोल रहे हैं हमें पनाह दो, तो मुसलमान मुल्क बोल रहे हैं कि नहीं हम तुम्हें पनाह नहीं देंगे। वो हेट नहीं है। इस आदमी का तब मुंह नहीं खुला, इस आदमी का तब मुंह खुल रहा है कि जब इसको ऐसा लग रहा है कि साहब भारत ने ऐसा बड़ा हेट स्पीच कर दी है। और भारत के इलेक्शन में क्या हो रहा है? भारत के इलेक्शन में हमारा इलेक्शन की जो प्रणाली है, हमारे इलेक्शन का प्रोसेस है, वो दुनिया फॉलो करना चाहती है। यूरोप की उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे यहां वोटर हैं।